नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, पिछले 4 महीनों से हमारे और आपके बीच संवाद यानी बातचीत का सिलसिला कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से बंद हो गया था, लेकिन अब ये सिलसिला मैं आज एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को महाअष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं आप लोगों को, नवमी की शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज की जो बातचीत है वो आधारित है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जी हां, विधानसभा उपचुनाव की तारीखें अभी चुनाव आयोग के द्वारा घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होगा और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ संभवतः उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, उनका भी तारीख, उनके साथ ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव को लेकर जो है बड़ी रसाकसी चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के बीच और एनडीए के बीच। लेकिन इस बीच हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी, जो कि अलायंस है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की, उसने इन 10 विधानसभा सीटों के में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस को चौंका दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वो उम्मीदवार कौन कौन से हैं, ये हम आपको अभी बताते हैं। तो कांग्रेस को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी ने जिन 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला उम्मीदवार है पहले जो तेज प्रताप यादव करहल से हैं, और करहल जो कि मैनपुरी की सीट है और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। तो अखिलेश यादव के भतीजे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। इनके कन्नौज से भी चुनाव लड़ने की बात चल रही थी जब लोकसभा चुनाव हुए थे। हालांकि उसके बाद सीएम अखिलेश यादव खुद वहां से उम्मीदवार हुए और जीते वो। लेकिन अब तेज प्रताप का नाम जो है वो करहल सीट के लिए आ रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा सीसामऊ है, जहां के विधायक हैं इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के, उनको अयोग्य ठहराया गया था और वहां पर अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। तो काफी दिलचस्प बात है। तीसरी सीट है मिल्कीपुर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में आती है, फैजाबाद में आती है। और फैजाबाद से जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद इस बार चुनाव जीत गए थे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। तो मिल्कीपुर से वो विधायक थे, वो सीट खाली हुई थी और अब उसी सीट पर अजीत प्रसाद को उतारा गया है, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। निश्चित ही इस सीट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि मिल्कीपुर का कम से कम 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं। कटहरी की सीट है अंबेडकर नगर कटहरी से समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। लालजी वर्मा पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अभी वो सपा में थे और सांसद बनने के पहले वो यहीं से विधायक थे। उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया है। मझवा मिर्जापुर में है, यहां से ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और इनके पिता रमेश बिंद जो है बसपा से वहां विधायक रह चुके हैं और भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं। और 2024 में वो सपा के उम्मीदवार थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल से हार गए वो। हालांकि हार का अंतर जो है वो काफी ज्यादा नहीं था। फूलपुर इलाहाबाद के पास या प्रयागराज के पास जो है सीट, वहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा है। और मैं आपको बता दूं कि फूलपुर की सीट पर जो है कांग्रेस की निगाहें थी, लेकिन वहां से सपा ने अपना उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी को बना लिया है। विधायक रह चुके हैं। 2022 में फूलपुर से सपा के उम्मीदवार थे, महज 2732 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो इन 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके अखिलेश यादव ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो ये उम्मीद लगाए हुए थी कि उसे कम से कम 4 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उसके हिस्से में उपचुनाव की 4 सीटें आएंगी, अब मुझे लगता है कि अगर 2 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। और बगैर किसी सलाह मशवरे के अखिलेश यादव ने
जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के, सपा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उससे यही लगता है कि उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई अहमियत नहीं दे रही है। खासकर हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, या हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों की उपेक्षा की, खासकर मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की। जैसे पहले बातचीत हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस, लेकिन अंतिम समय में बात नहीं बनी और कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अपने दम पे चुनाव जीतने जा रही है, सिर्फ हुड्डा के बल पर, और इस वजह से वो अकेले चुनाव मैदान में उतरी और वो उसे हार का, मतलब बम्पर हार का सामना करना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो हो सकता था कि तस्वीर बदल भी सकती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, हालांकि जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन 2% के आसपास उसे वोट मिले हैं, और जो कांग्रेस को वोट मिले हैं, अगर उनके वोट को मिला दिया जाता तो ये अंतर शायद डिसाइसिव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसको देखते ही अब जो कांग्रेस के दूसरे सहयोगी दल हैं दूसरे राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में और दिल्ली में, मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। यानी अब कांग्रेस के पास जो बार्गेनिंग पावर थी, खासकर मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए कि यहां अब बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं है। अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को अब उद्धव ठाकरे और अपने दूसरे सहयोगी दल जो है पवार गुट, शरद पवार गुट, उस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। खैर, महाराष्ट्र चुनाव की बात कभी बाद में करेंगे, बात अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की करते हैं। तो उपचुनाव में अब बीजेपी ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, क्योंकि एक तरह से विधानसभा चुनाव के पहले, जो कि 2027 में होंगे उत्तर प्रदेश में, उसके पहले ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी भी लोकप्रियता का ये लिटमस टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन का नारा जाति जनगणना और बेरोजगारी, आरक्षण, जाट, बहुत सारे संविधान, अडानी, अंबानी, ये सारे दांव जो उन्होंने लोकसभा में अपनाए थे उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली, और उसके बाद ये सारे दांव हरियाणा में भी आजमाए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी ये जो नारे थे इंडिया गठबंधन के, खासकर राहुल गांधी के, संविधान, दलित आरक्षण, जातिगत जनगणना और तमाम बातें, वो अभी भी कायम हैं, या अपनी स्ट्रेटजी इंडिया गठबंधन बदलेगी, या इसको देखते हुए, इसको भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने एकला चलो की राह अपना ली है। बहुत सारी बातें हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक सीट है जिस पर हम चाहेंगे कि आपसे चर्चा करें, और वो सीट है करहल की। करहल को भी बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, और करहल से कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी का तेज प्रताप यादव को टक्कर देने के लिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं बात कर रहा था करहल सीट की, मैनपुरी में। जी हाँ, मैनपुरी जैसा कि आपको मालूम है नेताजी का, यानी मुलायम सिंह यादव का, या उनके मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, और बीजेपी को इसे जीतना बेहद चुनौतीपूर्ण है, और बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव, जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, उसके मुकाबले बीजेपी उतारेगी किसको? 2-3 नाम हैं जो हवा में तैर रहे हैं मैनपुरी की फिजाओं में और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गलियारों में। तो वो नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला नाम है अनुजेश सिंह यादव। जी हां, अनुजेश सिंह यादव कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि बीजेपी चाह रही है कि इस बार करहल में जो मुकाबला हो वो यादव वर्सेस यादव हो। तो अनुजेश सिंह यादव जो है वो संध्या यादव के पति हैं, और संध्या यादव जो है समाजवादी पार्टी के सांसद एमपी धर्मेंद्र यादव की बहन है। 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और तब से वो बीजेपी में है, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ये एक नाम है जो हवा में तैर रहा है, चूंकि ये भी नेताजी के परिवार से ही है। जैसा कि आपको पता है कि धर्मेंद्र यादव जो है वो भतीजे हैं नेताजी के, और उनकी बहन के पति हैं ये, और इस तरह से ये नेताजी के खानदान के ही माने जाएंगे। तो अगर अनुजेश सिंह यादव को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है तो
ये एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा। दूसरा, प्रेम सिंह साके का नाम भी आ रहा है, जो वही साके जो 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन 90,000 वोट से मैनपुरी की सीट हार गए थे। और इसके अलावा एक वीरेंद्र साके का भी नाम आ रहा है। वीरेंद्र साके वो हैं जो मैनपुरी जिला यूनिट जो है समाजवादी पार्टी के, उसके वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है अनुजेश सिंह यादव की। बहरहाल बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं और ये फैसला हाईकमान को लेना है, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल, ये लोग मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन माना यही जा रहा है और उम्मीद इसी बात की जताई जा रही है कि करहल में जो चुनाव होगा वो यादव वर्सेस यादव होगा। तो निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में जब भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो स्थिति साफ होगी, सूरत हाल क्लियर होगी और हम आपको बता पाएंगे कि तब मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा होगा। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी आपकी मुलाकात अब रेगुलर होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।